कभी कभी जिंदगी में कुछ रातें ऐसी होती हैं जब बाहर सब कुछ शांत दिखता है। आसमान पर बादल ठहरे रहते हैं, सड़कों पर कोई नहीं होता और घर के अंदर बस घड़े की टिक टिक सुनाई देती है। लेकिन अंदर कुछ ऐसा उबल रहा होता है जिसकी भनक तक किसी को नहीं होती। ऐसी ही एक रात मुझे आज भी याद है। वो दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। मैं अपने दोस्त के साथ आग के पास बैठा था। चाय पीते हुए हम पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। तभी दूर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। पहले हल्की आवाज, फिर ज्यादा जोर से। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पीला, आंखें डरी हुई और कपड़े भीगे हुए। उसने बस इतना कहा, जल्दी चलिए, एक हत्या हो गई है। वो लम्हा मुझे आज तक याद है, क्योंकि उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, रात के अंधेरे में जन्म लेती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की जिसमें सच और झूठ के बीच की दीवार इतनी पतली है कि पहचान पाना लगभग नामुमकिन लगता है। ये कहानी है द एडवेंचर ऑफ द एबी ग्रेंज, जिसे लिखा है महान लेखक सर आर्थर कोनन डॉयल ने। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जासूस शर्लॉक होम्स और उसके साथी डॉक्टर वॉटसन का ये एक ऐसा मामला था जिसमें हत्या तो हुई थी, लेकिन हत्यारा वही नहीं था जो दिख रहा था। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। लंदन की सर्द सुबह। हवा में कोहरा घुला हुआ था, सड़कें सुनसान थीं, लेकिन बेकर स्ट्रीट 220 बी के कमरे में आग जल रही थी। शर्लॉक होम्स अपनी कुर्सी पर बैठा पाइप पी रहा था और मैं डॉक्टर वॉटसन उसके सामने अखबार पढ़ रहा था। कमरे में शांति थी, बस आग की हल्की आवाज आ रही थी। अचानक नीचे की घंटी बजी। मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला और थोड़ी ही देर में ऊपर हमारे कमरे में एक तेज कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर खड़ा था इंस्पेक्टर स्टैनली हॉपकिंस, पुलिस का जवान अफसर जो हमेशा मुश्किल मामलों में होम्स से सलाह लेने आता था। होम्स, उसने कहा, एक भयानक हत्या हो गई है। सर यूस्टस ब्रेकिंस्टाल, एबी ग्रेंज के मालिक की हत्या उनके ही घर में हो गई है। होम्स ने पाइप नीचे रखा और उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जो हर बार किसी रहस्य की खुशबू पाकर आ जाती थी। विस्तार से बताओ हॉपकिंस, उसने कहा। हॉपकिंस ने जल्दी जल्दी बताया। रात करीब 3 बजे सर यूस्टस की पत्नी लेडी मैरी ब्रेकिंस्टाल ने नौकरों को पुकारा। जब सब अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सर यूस्टस कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सिर पर चोट के निशान थे। हत्या किसी भारी चीज से की गई थी, शायद वाइन की बोतल से। घर से कुछ चीजें गायब हैं, चांदी के बर्तन, एक घड़ी और कुछ जेवर। लेडी मैरी कहती हैं कि 3 चोर अंदर घुसे थे। उन्होंने उसे बांधा और उसके पति को मार डाला। होम्स ने शांत स्वर में पूछा, क्या लेडी मैरी को चोट लगी है? हॉपकिंस बोला, हाँ, उनके चेहरे पर एक नीले निशान है, लगता है उन्होंने प्रतिरोध किया था। होम्स ने बिना समय गवाए कहा, वॉटसन, अपना कोट उठाओ, हमें एबी ग्रेंज चलना होगा। मैंने अपना कोट और टोपी पहनी और कुछ ही मिनटों में हम ठंडी सुबह की धुंध को चीरते हुए स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। होम्स रास्ते में चुप था, उसकी आंखें खिड़की के बाहर देख रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह साधारण चोरी का मामला है? वो बोला, वॉटसन, जब भी कोई मामला बहुत साफ दिखाई देता है, वहीं सबसे ज्यादा धुंध होती है। एबी ग्रेंज एक शानदार हवेली थी, ईंटों से बना, अंग्रेजी देहात की शांति में घिरा हुआ। जब हम पहुंचे, सूरज की हल्की किरणें दीवारों पर पड़ रही थीं, लेकिन घर में अजीब सन्नाटा था। दरवाजे पर हॉपकिंस हमारा इंतजार कर रहा था। कमरा यही है, उसने कहा, और हमें उस बड़े ड्राइंग रूम में ले गया जहां हत्या हुई थी। कमरा फैला हुआ था, बीच में भारी कुर्सी थी जिसके पास फर्श पर खून के निशान अब भी ताजा थे। दीवारों पर वाइन की कुछ छींटें थीं और कोने में एक टूटी हुई बोतल पड़ी थी। होम्स घुटनों के बल झुका और फर्श को ध्यान से देखने लगा। ये रस्सी के निशान है, उसने बुदबुदाया, और यहां किसी ने कुछ जलाया भी है। मैंने देखा कि फायरप्लेस में कुछ रस्सियों के जले हुए टुकड़े पड़े थे। होम्स ने वो टुकड़े उठाकर सूंघे। नमी और तार की गंध। अजीब बात है, कोई चोर रस्सियां जलाकर क्यों जाएगा? इतने में लेडी मैरी को अंदर लाया गया। वो लंबी, खूबसूरत और गरिमामयी महिला थी, लेकिन चेहरा पीला और आंखें थकी हुई थीं। उसके गाल पर चोट का गहरा निशान था। वो धीमी आवाज में बोली, 3 आदमी रात को खिड़की तोड़कर अंदर आए। उन्होंने हमें बांधा और मेरे पति को मार डाला। मैं चिल्ला नहीं सकी, बस देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। होम्स ने शांत स्वर में पूछा, क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मैंने आवाज की तो वो मुझे भी मार डालेंगे। और क्या उन्होंने शराब पी थी? वो बोली, हाँ, उन्होंने हमारे वाइन रूम से बोतलें ली थीं।
होम्स ने पास रखे 3 गिलासों को देखा। 2 में आधी शराब थी, तीसरा पूरा भरा हुआ। उसने बस मुस्कुराया, वो हल्की रहस्यमयी मुस्कान जो हमेशा आने वाले तूफान की निशानी होती थी। हॉपकिंस बोला, देखो होम्स, सब कुछ साफ है। लूटपाट, अमला, हत्या और गवाह भी है। होम्स ने शांत स्वर में कहा। हॉपकिंस, मुझे ऐसे मामलों से डर लगता है जो बहुत साफ दिखाई देते हैं। साफ पानी में अक्सर सबसे गहरा कीचड़ होता है। लेडी मैरी को आराम करने के लिए भेज दिया गया। होम्स कमरे में इधर उधर टहलने लगा। वो दीवारों, कुर्सियों, यहां तक कि मोमबत्ती के जलने के कोण तक देख रहा था। वॉटसन, उसने कहा, इस कमरे में कुछ भी उस तरह नहीं रखा गया जैसा होना चाहिए था। बंधन की दिशा, गिलासों का क्रम, रस्सी का जलना, सब नकली लगता है। मैंने पूछा, मतलब तुम्हें लगता है कि लेडी मैरी झूठ बोल रही हैं? होम्स ने धीरे से कहा, शायद नहीं पूरी तरह से, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा है जो उन्होंने हमें बताया नहीं। कमरे में अचानक हवा चली, पर्दों ने हल्की सरसराहट की। होम्स ने अपनी टोपी उठाई और कहा, वॉटसन, चलो नौकरों से बात करते हैं। सच्चाई वहां मिलेगी जहां झूठ बोलने की वजह नहीं होती। और उस क्षण मुझे पता चल गया कि ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, ये एक घर के अंदर छिपे अतीत, प्यार और पछतावे का रहस्य था। एबी ग्रेंज अब सिर्फ एक हवेली नहीं रह गई थी, वो एक मौन गवाह थी जिसने उस रात कुछ ऐसा देखा था जिसे कोई जबान बयान नहीं कर सकती थी। चैप्टर 2, एबी ग्रेंज का सन्नाटा। एबी ग्रेंज। लंदन से कुछ मील दूर हरे मैदानों के बीच खड़ा वो विशाल पत्थर का घर, जो देखने में जितना खूबसूरत था उतना ही ठंडा और डरावना भी। ऊंची दीवारें, लंबी खिड़कियां और चारों तरफ फैली अजीब सी शांति। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद अपनी सांसें रोके हुए हो, जैसे उसे पता हो कि उसके भीतर कोई ऐसा राज छिपा है जो जुबान से बाहर नहीं निकल सकता। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हर चीज में एक तरह की जकड़न थी। सीढ़ियों पर बिछे कारपेट पर भी सन्नाटा था, हर दरवाजा बंद था, हर कमरा चुप। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जो उस रात की बीती हुई घड़ियों का गवाह थी। इंस्पेक्टर हॉपकिंस हमारे साथ चल रहा था। उसने धीरे से कहा, लेडी मैरी ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले नौकरों से बात कर सकते हैं। होम्स ने सिर हिलाया। हाँ, पहले उनके जरिए इस घर की हवा को समझते हैं। हम रसोई की तरफ बढ़े। वहां एक औरत बैठी थी, उम्र करीब 40 के आसपास, चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता। हॉपकिंस ने कहा, यह है टेरीजा, लेडी मैरी की नौकरानी। होम्स ने मुस्कुराकर पूछा, टेरीजा, क्या तुम उस रात जाग रही थी? उसने सिर हिलाया। नहीं साहब, मैं अपने कमरे में थी, तभी अचानक शोर सुना, जैसे कुछ गिरा हो। फिर मैं नीचे भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ देर बाद मालकिन ने खुद खोलकर चिल्लाया कि सर यूस्टेस को मार डाला गया है। होम्स ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो बोलती जा रही थी, पर उसकी आंखों में एक हिचकिचाहट थी। टेरीजा, उसने कहा, क्या सर यूस्टेस अक्सर शराब पीते थे? वो बोली, हर रात साहब, जब वो पीते थे तो गुस्से में किसी को भी मार सकते थे, मालकिन को भी। ये सुनकर कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। होम्स ने बस कहा और बाहर निकल आया। वॉटसन ने देखा कि उसका चेहरा अब विचारों में डूबा था। वो कुछ देख रहा था, वो चीज जो किसी और को नजर नहीं आती थी। हम मुख्य हॉल में लौटे। दीवार पर लगी पेंटिंग्स, लकड़ी की सीढ़ियां और फर्श पर रखे गलीचे, सब कुछ सभ्य और सुसंस्कृत दिखता था। लेकिन फिर भी उस घर के हर कोने में कुछ असहज था, जैसे किसी ने इस जगह की आत्मा को चुप करा दिया हो। होम्स ने फायरप्लेस के पास जाकर घुटनों के बल बैठा। वहां अभी भी राख में कुछ अधजली रस्सियां थीं। उसने अपनी जेब से चिमटी निकाली और धीरे से एक टुकड़ा उठाया। वॉटसन, ये देखो। रस्सी के दोनों छोर पर काले निशान हैं, जैसे इन्हें किसी लोहे की चीज से रगड़ा गया हो। मैंने कहा, शायद चोरों ने बांधने के लिए इस्तेमाल किया होगा। होम्स मुस्कुराया।
या फिर किसी ने बांधने का नाटक किया हो। उसने कमरे में पड़े गिलासों को फिर देखा। 3 आदमी, 3 ग्लास, 3 नकली निशान, और फिर भी एक कहानी अधूरी। वॉटसन, अगर तुम गौर से देखो तो देखोगे कि तीसरा ग्लास बिल्कुल भरा हुआ है। मतलब तीनों ने साथ में नहीं पिया। मैंने पूछा, तो क्या लेडी मैरी झूठ बोल रही हैं? शायद, उसने कहा, या फिर आधा सच बोल रही हैं और आधा छुपा रही हैं। इतने में हॉपकिंस ने कहा, होम्स, ये देखो। वो दीवार की तरफ इशारा कर रहा था जहां खिड़की के पास की लकड़ी टूटी हुई थी। यहीं से चोर अंदर आए होंगे। होम्स ने पास जाकर ध्यान से देखा। लकड़ी का टुकड़ा बाहर की तरफ टूटा था, अंदर की नहीं। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हॉपकिंस, अगर चोर अंदर घुसते तो लकड़ी अंदर की तरफ टूटी होती, लेकिन ये बाहर की तरफ टूटी है। मतलब किसी ने अंदर से बाहर फेंका है ताकि ऐसा लगे जैसे कोई अंदर आया था। हॉपकिंस ने माथे पर हाथ मारा। तुम कहना क्या चाहते हो? होम्स बोला, इतना कि यह पूरा मामला लूट का नहीं बल्कि एक नाटक है जो बहुत खूबसूरती से रचा गया है। हॉपकिंस थोड़ा घबरा गया। लेकिन सर यूस्टिस की हत्या हुई है, ये तो सच है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि हत्या किसने की और क्यों। हम फिर ऊपर गए, लेडी मैरी के कमरे की तरफ। दरवाजा आधा खुला था। वो खिड़की के पास बैठी थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरा अब भी फीका था, पर उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। होम्स ने धीरे से कहा, लेडी मैरी, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन सच तभी सामने आएगा जब आप पूरी बात बताएंगी। वो बोली, मैंने सब कुछ बता दिया है। होम्स ने कहा, नहीं, आपने सब कुछ नहीं बताया। आपका पति शराबी था, हिंसक था, और आप उससे डरती थीं, ये सही है। लेकिन उस रात यहां कोई ऐसा आया था जिसे आप पहले से जानती थीं। लेडी मैरी चौंकी, उसके होंठ कांपे और उसने नजरें झुका लीं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो बोली, आपका क्या मतलब है मिस्टर होम्स? होम्स ने कहा, बस इतना कि सच किसी चोर के मुखौटे के पीछे नहीं, बल्कि किसी ऐसे आदमी के पीछे है जो आपकी परवाह करता था। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर लीं, और वो एक पल इतना भारी था कि कमरा भी सांस लेना भूल गया। हॉपकिंस ने फुसफुसाकर कहा, होम्स, तुम क्या सोच रहे हो? होम्स धीरे से बोला, वॉटसन, ये मामला अब अपराध से आगे बढ़ चुका है। अब ये कहानी दिल की है, जहां प्यार और डर दोनों साथ मौजूद हैं। हम नीचे लौटे। दरवाजे से बाहर निकलते ही हवा तेज चलने लगी थी। एबी ग्रेंज के पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे, जैसे वो भी उस घर के राजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। होम्स ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, वॉटसन, हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो लेडी मैरी के अतीत को जानता हो, क्योंकि सच्चाई कभी वर्तमान में नहीं छिपती, वो हमेशा अतीत में दबा दी जाती है। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब है कोई पुराना जानकार? हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो उनसे दूर था लेकिन फिर भी उनके लिए जिंदा था। और जैसे ही गाड़ी चली, मैंने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो सिर्फ तब आती थी जब होम्स किसी रहस्य के बिल्कुल करीब होता था। एबी ग्रेंज अब उसके दिमाग में दर्ज हो चुकी थी, हर कोना, हर दीवार, हर झूठ। और मुझे समझ आने लगा था कि वो हवेली सिर्फ एक हत्या की जगह नहीं थी, वो इंसानी रिश्तों की कहानी थी, जहां प्यार, नफरत और अपराध एक ही धागे में बंधे हुए थे। उस दिन शाम को जब हम लौटे, होम्स ने अपनी डायरी खोली और बस एक पंक्ति लिखी, कभी कभी अपराध नहीं, हालात मरते हैं। और मुझे तब लगा, एबी ग्रेंज की असली कहानी अभी शुरू हुई है। चैप्टर 3, झूठ की परतें। लंदन लौटते वक्त गाड़ी के पहिए पटरियों पर खटखटा रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या लेडी मैरी सच बोल रही हैं? शर्लॉक होम्स खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर घने बादल थे और ठंडी हवा गालों पर लग रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन
आंखें किसी पहेली की दीवारों में झाग रही थीं। मैंने धीरे से कहा, होम्स, तुम अब भी यकीन नहीं करते कि ये चोरों का काम है? वो मुस्कुराया। वॉटसन, चोर शराब पीकर हत्या नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो रस्सी जलाकर नहीं जाते। मतलब तुम सोचते हो कि ये सब किसी ने जानबूझकर रचा? हां, उसने धीरे से कहा, और वो व्यक्ति वही है जिसने हमें सबसे पहले बताया कि ये मामला चोरों का है। लेडी मैरी? वो बोला, बिल्कुल, लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि वो अपराधी हैं। वो बस किसी और को बचा रही हैं। मैंने हैरानी से कहा, किसे बचा रही होंगी? होम्स बोला, उस आदमी को जो उसे कभी खो चुका था और अब फिर से उसकी जिंदगी में लौटा है। गाड़ी स्टेशन पर पहुंची और हम उतर गए। होम्स सीधा अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि अखबार और डाक के पुराने रिकॉर्ड्स निकालने लगा। वो पिछले कुछ महीनों की खबरें पलट रहा था। वॉटसन, उसने कहा, एबे ग्रेंज की कहानी में ऑस्ट्रेलिया एक अहम शब्द है। क्यों? क्योंकि लेडी मैरी वहीं से आई हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑस्ट्रेलिया से आए जहाजों की लिस्ट में किसी का नाम इस कहानी से जुड़ा होगा। उसने कागज पलटते हुए कहा, देखो, यहां है, जहाज द रॉक ऑफ जिब्राल्टर 3 हफ्ते पहले लंदन आया था। इस जहाज का कप्तान है कैप्टन जैक क्रोकर। उसने अखबार को टेबल पर पटका और बोला, वॉटसन, मुझे यह नाम याद है। क्रोकर, एक बहादुर नाविक जिसने ऑस्ट्रेलिया में कई बार बचाव अभियानों में हिस्सा लिया था। और पता है सबसे दिलचस्प क्या है? वो उसी इलाके में रहता था जहां लेडी मैरी की परवरिश हुई थी। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, ओह। होम्स ने हंसते हुए कहा, अब तस्वीर बन रही है मेरे दोस्त। सर यूस्टस अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता था। लेडी मैरी का अतीत किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जो उसे प्यार करता था, और वो व्यक्ति अचानक लंदन में प्रकट होता है। फिर एक रात सर यूस्टस मर जाता है। मैंने कहा, होम्स, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कैप्टन क्रोकर ने सर यूस्टस को मारा? वो बोला, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा वॉटसन। मैं बस ये जानता हूं कि सच्चाई का रास्ता अब उस बंदरगाह से होकर जाएगा। अगले दिन सुबह हम बंदरगाह की ओर निकले। ठंडी हवा चल रही थी, समुद्र की खारी गंध चारों तरफ फैली थी। जहाजों की कतारें लगी थीं, नाविक चिल्ला रहे थे, रस्सियां खिंच रही थीं और सीगल्स आसमान में गोल गोल घूम रहे थे। होम्स ने एक अफसर से पूछा, कैप्टन जैक क्रोकर? उसने कहा, जी, वो वहां हैं, उस बड़े जहाज के पास। हम आगे बढ़े। एक लंबर चौड़े कंधों वाला आदमी रस्सियां ठीक कर रहा था। चेहरे पर धूप के दाग, लेकिन आंखों में ईमानदारी। होम्स उसके पास गया और बोला, आप कैप्टन क्रोकर हैं? वो पलटा, उसकी नजर में झिझक नहीं थी। हां, मैं ही हूं। आप शर्लॉक होम्स होंगे? होम्स ने मुस्कुराया, आपने सही पहचाना। मुझे लेडी मैरी ब्रैकनस्टैल के बारे में बात करनी है। क्रोकर का चेहरा एक पल को सख्त हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, क्या वो ठीक है? वो जिंदा हैं, लेकिन उनके पति अब नहीं रहे। क्रोकर की आंखों में एक पल को हैरानी नहीं बल्कि दर्द छलक गया। वो बोला, हां, मुझे पता है, क्योंकि मैं वहां था। उसका ये कबूलनामा अचानक हवा में फैल गया। वॉटसन ने एक कदम पीछे लिया और होम्स ने बस ये कहा, बताइए, क्या हुआ था? क्रोकर ने गहरी सांस ली। मैं और मैरी, हम ऑस्ट्रेलिया में मिले थे। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसे इंग्लैंड जाना पड़ा क्योंकि उसकी आंटी ने उसकी शादी सर यूस्टस से तय कर दी थी। मैंने सोचा, ठीक है, अगर वो खुश है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन जब मैं फिर से लंदन लौटा तो मुझे पता चला कि वो खुश नहीं है। उसका पति शराबी था, हिंसक था, और उस रात जब मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। मैंने कहा,
मैरी, अब बहुत हो गया। लेकिन तभी सर यूस्टस आ गया। उसके हाथ में बेल्ट थी। वो चिल्लाया, तुम कौन होते हो मेरी पत्नी से बात करने वाले? उसने मुझ पर हमला किया और फिर। क्रोकर की आवाज रुक गई। वो जमीन की तरफ देखने लगा। वो गिर गया। मैं कसम खाता हूं होम्स, मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था। वो खुद लड़खड़ा के सिर टकरा गया। वो मर गया और मैरी कांप रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा, लेकिन वो रो पड़ी। उसने कहा, कृपया करके अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो चले जाओ। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने उसी के कहने पर सब कुछ उसके हिसाब से करने दिया। उसने और उसकी नौकरानी ने सब कुछ ऐसा दिखाया जैसे चोरी हुई हो। वॉटसन के चेहरे पर सहानुभूति थी। होम्स बस चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। कई सेकंड बाद उसने कहा, कैप्टन क्रोकर, आप झूठ नहीं बोल रहे। आपका अपराध वही है जो इंसान होने की गलती है, किसी की रक्षा करने की। क्रोकर ने कहा, अगर मुझे सजा भी मिले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी निर्दोष को बचाने के लिए किया। होम्स ने हाथ बढ़ाया और बोला, मैं इंस्पेक्टर हॉपकिंस से बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि कानून हमेशा इंसाफ के बराबर होता है। हम वापस लौटे। होम्स रास्ते में चुप था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अब वो जवाब मिल गया था जिसकी तलाश उसे हर हत्या में होती थी, इंसानियत। उस रात जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे, होम्स ने अपने नोट्स बंद किए और बस इतना कहा, वॉटसन, इस केस में अपराध किसी ने नहीं किया, बस जरूरत ने किया। मैंने पूछा, तो अब क्या करोगे? वो बोला, कुछ नहीं। कभी कभी सच्चाई अदालत में नहीं, आत्मा में तय होती है। एबे ग्रेंज की हवेली अब भी खामोश थी, लेकिन उसका सन्नाटा अब झूठ का नहीं बल्कि राहत का था। चैप्टर 4 अतीत की परछाई। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लंदन की गलियों पर धुंध उतर आई थी और दूर कहीं चर्च की घंटियां बज रही थीं। मैं डॉक्टर वॉटसन फायरप्लेस के पास बैठा था, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी। उस दिन की हर बात बार बार याद आ रही थी। लेडी मैरी का चेहरा, कैप्टन क्रोकर की आंखों में झलकती ईमानदारी और होम्स का वो अजीब सा सन्नाटा जो हमेशा किसी बड़े फैसले से पहले आता था। मैं खुद से सवाल कर रहा था, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या सच्चाई को छिपाना भी कभी इंसाफ हो सकता है? तभी दरवाजा खुला। होम्स अंदर आया, कोट उतारा और धीरे से बोला, वॉटसन, आज रात मैं लेडी मैरी से आखिरी बार मिलना चाहता हूं। उसके स्वर में कोई आरोप नहीं था, बस दृढ़ता थी। मैंने पूछा, क्या तुम उसे सब कुछ बताने वाले हो? वो मुस्कुराया, नहीं, उसे सुनने वाला हूं। सुबह जब हम एबी ग्रेंज पहुंचे तो घर की हवा बदल चुकी थी। वही दीवारें थीं, वही सीढ़ियां, पर अब उनमें डर नहीं था, एक थकान थी। लेडी मैरी बगीचे में खड़ी थीं। ठंडी हवा उनके बालों को उड़ा रही थी। उन्होंने हमें देखा, पर कोई हैरानी नहीं हुई। शायद उन्हें पता था कि हम लौटेंगे। होम्स ने कहा, लेडी मैरी, अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं। कैप्टन क्रोकर ने सब बता दिया है। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। उनके होंठ कांपे, पर कोई शब्द नहीं निकला। कुछ पल बाद वो बोली, मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया था। उसने मेरी जान बचाई। वो बेंच पर बैठ गईं और दूर आसमान की ओर देखने लगीं। मुझे लगता था शादी मेरे जीवन का सबसे सुरक्षित निर्णय होगा। ऑस्ट्रेलिया में मैं अपने परिवार के साथ खुश थी, लेकिन जब मेरी आंटी ने कहा कि मुझे सर यूस्टस से शादी करनी चाहिए, मैंने इनकार नहीं किया। वो अमीर था, कुलीन था और समाज में उसका नाम था, लेकिन उसके अंदर जो अंधकार था, उसका अंदाजा मुझे शादी की पहली रात ही हो गया। वो शराबी था। जब पीता तो इंसान नहीं, जानवर बन जाता, पहले शब्दों से, फिर हाथों से। मैं हर रात डर में जीती थी। और फिर एक दिन कई साल बाद मुझे खबर मिली कि कैप्टन क्रोकर लंदन आया है। मैं उसे नहीं देखना चाहती थी, पर वो मेरे बगीचे में आ गया। मैंने उससे कहा कि चला जाए, वरना मेरे पति मुझे मार देंगे, पर वो नहीं गया। उसने कहा,
मैरी, तुमने डर को जिंदगी बना लिया है। उसी रात सब कुछ खत्म हो गया। होम्स ने शांति से कहा, मुझे पता है कि क्रोकर ने क्या किया। वो अपराधी नहीं था, लेकिन कानून उसे ऐसा मानेगा। लेडी मैरी की आंखें नम थीं। आप समझ सकते हैं मिस्टर होम्स कि मैं किसी को बचाना नहीं चाहती थी, बस एक और नर्क नहीं देखना चाहती थी। मैं थक चुकी थी। वॉटसन की आंखों में करुणा थी। मैंने महसूस किया कि ये कोई साधारण अपराध नहीं था, ये इंसान के सहने की सीमा से परे की कहानी थी। होम्स ने धीरे से कहा, लेडी मैरी, मैं चाहता तो इंस्पेक्टर हॉपकिंस को सब बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। वो चौंकी। क्यों? होम्स बोला, क्योंकि कानून सच को नहीं, अपराध को देखता है, और मैं देख रहा हूं कि यहां अपराध नहीं, मजबूरी थी। उसी शाम इंस्पेक्टर हॉपकिंस बेकर स्ट्रीट पहुंचा। उसने कहा, होम्स, तुमने कहा था कि तुमने हत्यारे को ढूंढ लिया है। होम्स बोला, हाँ, ढूंढ लिया है। हॉपकिंस ने उत्सुकता से पूछा, कौन? होम्स ने पाइप में तंबाकू भरा, धुआं छोड़ा और कहा, प्रकृति ने। हॉपकिंस हंसा। ये कोई जवाब नहीं हुआ। होम्स बोला, जब एक शराबी आदमी अपनी हिंसा से अपनी मौत बुला लेता है तो उसे किसे दोष दें? उस हाथ को जिसने बचाने की कोशिश की, या उस शराब को जिसने उसका विवेक छीन लिया? हॉपकिंस कुछ कह नहीं पाया। वो समझ गया कि मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। रात गहरी होती गई। वॉटसन ने पूछा, होम्स, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम कानून तोड़ रहे हो? होम्स ने कहा, वॉटसन, कानून इंसाफ नहीं है, वो सिर्फ एक व्यवस्था है, और जब व्यवस्था किसी बेगुनाह को कुचलने लगे तो सच्चा इंसाफ वही है जो दिल तय करे। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। लंदन की रोशनियां धुंध में खो रही थीं। तुम जानते हो वॉटसन, वो बोला, दुनिया सोचती है कि मैं सिर्फ अपराध हल करता हूं, लेकिन सच ये है कि मैं इंसान के दर्द को समझने की कोशिश करता हूं। हर केस में मुझे अपराधी नहीं, इंसान नजर आता है। और इस केस में तुम्हें कौन नजर आया? वो मुस्कुराया। 3 लोग, एक औरत जो वर्षों से डर में जी रही थी, एक आदमी जो प्यार के लिए अपने जीवन की बाजी लगा गया, और तीसरा एक जासूस जो पहली बार समझा कि सच्चाई कभी-कभी अदालत के बाहर भी हो सकती है। उसने धीरे से कहा, वॉटसन, अगर कभी मेरी कहानियां लोग पढ़ें तो याद रखना, एबी ग्रेंज का केस मेरे लिए जासूसी नहीं, इंसानियत का सबक था। उस रात मैंने पहली बार देखा कि शर्लॉक होम्स की आंखों में नमी थी। शायद वो खुद नहीं जानता था कि वो किसे बचा रहा था, लेडी मैरी को, क्रोकर को, या खुद को। कई हफ्ते बाद एक खबर आई कि कैप्टन क्रोकर ने अपना जहाज छोड़ दिया था और किसी दूर देश चला गया था। लेडी मैरी ने एबी ग्रेंज को बेच दिया और चर्च के पास एक छोटे से घर में रहने लगीं। किसी ने उन्हें फिर नहीं देखा, लेकिन गांव वालों का कहना था कि शाम को जब सूरज ढलता तो वो बगीचे में बैठकर आसमान की तरफ देखती और मुस्कुराती, जैसे किसी पुराने वादे को निभा रही हों। मैंने वो खबर अखबार में पढ़ी और अखबार बंद कर दिया। फिर होम्स से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो अब खुश हैं? उसने पाइप सुलगाई और कहा, वॉटसन, वो अब स्वतंत्र है, और कभी-कभी स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी खुशी होती है। फायरप्लेस की लपटें धीरे धीरे बुझने लगीं। मैंने नोटबुक में लिखा, एबी ग्रेंज, एक ऐसा मामला जहां सच बोलना भी पाप था और झूठ बोलना भी जरूरी। होम्स ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, इसे अपने केस रिकॉर्ड में रखो वॉटसन, लेकिन इसे कभी अदालत में मत ले जाना। कुछ सच्चाइयां सिर्फ आत्मा के लिए होती हैं, दुनिया के लिए नहीं। और इस तरह एबी ग्रेंज की कहानी खत्म हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें अपराध से ज्यादा इंसानियत थी और जहां सबसे बड़ा रहस्य था दिल का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैप्टर 5, इंसाफ की सीमा। कई दिन बीत चुके थे उस रात के बाद जब शर्लॉक होम्स ने फैसला किया था कि एबी ग्रेंज की सच्चाई अदालत तक नहीं जाएगी। लंदन की सर्दियां अब और गहराती जा रही थीं। आसमान में हमेशा धुंध लटकी रहती और हवा में कोयले की गंध। बेकर स्ट्रीट के कमरे में आग जल रही थी। होम्स अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद थीं, और मैं, डॉक्टर वॉटसन, सामने रखी कॉफी को ठंडा होते देख रहा था। कभी-कभी जब कोई केस खत्म हो जाता है तो भी वो होम्स के दिमाग से नहीं जाता। उसका चेहरा भले ही शांत रहता, पर उसकी आंखों में वो बेचैनी होती थी जो सिर्फ किसी सच्चाई के बोझ से आती है। मैंने कहा, होम्स, तुमने एबी ग्रेंज का मामला बंद कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आता कि हमने कानून के खिलाफ जाकर गलती की? वो हंसा, उस हल्की मुस्कान के साथ जो हमेशा तर्क और भावना के बीच की रेखा पर चलती थी। वॉटसन, गलती तब होती है जब इंसान सच जानकर भी चुप रहता है। मैंने चुप्पी नहीं रखी,
मैंने फैसला किया, कानून सिर्फ नियम जानता है, लेकिन मैं इंसान जानता हूं। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे उसने खुद अपने भीतर की जूरी को सजा और माफी दोनों सुना दी हों। वॉटसन, उसने कहा, क्या तुम्हें लेडी मैरी का चेहरा याद है? हाँ, मैंने कहा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन किसी तरह शांत। यही तो, होम्स बोला, वो अब डर में नहीं, सुकून में जी रही है, और किसी भी इंसाफ से बड़ा यही परिणाम है। मैं चुप रहा। सच कहूं तो मेरे भीतर दो आवाजें चल रही थीं, एक जो कानून की थी और दूसरी जो दिल की। लेकिन होम्स की बातें सुनकर लगा शायद दोनों की हदें हर बार एक नहीं होती। उस रात जब मैं घर लौटने लगा तो बाहर कोहरा इतना गहरा था कि कदमों की आहट तक खो जाती थी। सड़कें सुनसान थी और बस घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसी रातों में लंदन खुद एक रहस्य बन जाता था। अगले ही दिन सुबह जब मैं फिर बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो देखा होम्स टेबल पर बैठे कुछ पुराने अखबार पढ़ रहा था। मैंने पूछा, कोई नया केस? वो बोला, नहीं, वही पुराना, एबी ग्रेंज। क्या अब भी? वॉटसन, उसने कहा, कुछ केस ऐसे होते हैं जो दिमाग से नहीं, आत्मा में बस जाते हैं। उसने अखबार मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें एक छोटी सी खबर थी, लेडी मैरी ब्रैकेनस्टॉल ने एबी ग्रेंज बेच दिया है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने चली गई हैं। देखो, होम्स ने कहा, वो अब उस जगह को छोड़ चुकी हैं जहां हर दीवार उसे उसके दुख की याद दिलाती थी। शायद अब वो अपने अतीत से मुक्त हो जाएंगी। मैंने पूछा, और कैप्टन क्रोकर? होम्स बोला, वो दूर चला गया है, शायद समुद्र के उस पार जहां उसका अतीत उसे नहीं ढूंढ सके। वो अपने अपराध से नहीं, अपने पछतावे से भागा है। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें कभी पछतावा नहीं होता होम्स? वो मुस्कुराया, पछतावा सिर्फ तब होता है जब इंसान यकीन न कर पाए कि उसने सही किया। मैंने जो किया वो इंसाफ नहीं, दया थी, और कभी-कभी दया ही सच्चा इंसाफ होती है। कमरे में फिर वही शांति फैल गई। आग की लपटें धीरे धीरे मध्यम हो रही थीं। मैंने महसूस किया होम्स अब अपने विचारों की दुनिया में खो गया है, वो दुनिया जहां अपराध नहीं, इंसानियत की कहानियां बसी थीं। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर हॉपकिंस आया। उसके चेहरे पर वही जिज्ञासा थी जो किसी अधूरे सवाल के जवाब की तलाश में होती है। होम्स, उसने कहा, एबी ग्रेंज केस का फाइल अब बंद कर दिया गया है। हमने रिपोर्ट में लिखा है कि अज्ञात चोरों ने हत्या की, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। होम्स ने बस इतना कहा, हॉपकिंस, हर सच्चाई अदालत के लिए नहीं होती। कभी कभी कुछ बातें इसलिए छिपाई जाती हैं क्योंकि उन्हें उजागर करना किसी आत्मा को तोड़ देगा। हॉपकिंस ने कहा, पर कानून? होम्स ने बीच में ही बात काट दी। कानून, हॉपकिंस, वही करता है जो किताब में लिखा होता है, लेकिन जिंदगी हर बार किताब के हिसाब से नहीं चलती। हॉपकिंस ने हार मान ली और चला गया। दरवाजा बंद होते ही होम्स ने खिड़की खोली। बाहर कोहरा अब भी था, लेकिन सूरज की हल्की किरणें उसमें से रास्ता बना रही थीं। वो बोला, देखो वॉटसन, यही जिंदगी है, अंधेरे में से रोशनी ढूंढने की कोशिश। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है होम्स, क्या लेडी मैरी और कैप्टन क्रोकर फिर कभी मिलेंगे? वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद नहीं, लेकिन अगर मिलें भी तो शायद कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, बलिदान से बनते हैं। उस शाम जब मैं जा रहा था तो होम्स ने मुझे पुकारा, वॉटसन। मैं रुका। वो बोला, अगर कभी कोई तुमसे पूछे कि एबी ग्रेंज का केस क्या था तो कहना, एक ऐसी हत्या जहां किसी ने किसी को मारा नहीं, लेकिन सब कुछ मर गया। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई और मैं जानता था वो सही था। कई साल बाद जब मैंने अपने नोट्स फिर से पढ़े तो एबी ग्रेंज की कहानी पर एक बात साफ नजर आई कि ये कहानी किसी हत्या की नहीं थी। ये कहानी थी सीमा की, जहां इंसाफ खत्म होता है और इंसानियत शुरू होती है। होम्स ने एक बार कहा था, वॉटसन, हम सब कानून से नहीं, अपने दिल से जज किए जाते हैं, और जब दिल साफ हो तो अदालत की कोई जरूरत नहीं। वो शब्द मेरे कानों में अब भी गूंजते हैं, क्योंकि एबी ग्रेंज सिर्फ एक केस नहीं था,
वो उस इंसान की कहानी थी जिसने किसी की जान बचाने के लिए अपराध कबूल किया, और उस जासूस की जो पहली बार समझा कि हर सच को साबित करना जरूरी नहीं होता। उस दिन के बाद मैंने देखा, होम्स जब भी किसी नए केस पर निकलता तो उसकी आंखों में वही नमी लौट आती, जैसे कहीं भीतर वो अब भी लेडी मैरी की बेबस आंखें और क्रोकर की सच्चाई याद कर रहा हो। और मैं सोचता, अगर कभी कोई किताब इंसाफ और इंसानियत के बीच फर्क समझा सके तो वो किताब एबी ग्रेंज ही होगी। अब कहानी के अगले हिस्से में आते हैं, एक ऐसा मोड़ जहां शर्लॉक होम्स खुद अपने फैसले पर सवाल उठाने लगता है और पहली बार डॉक्टर वॉटसन उससे असहमत होता है। अब आप सुनने जा रहे हैं चैप्टर 6, सच और सजा के बीच। कभी कभी इंसाफ इतना जटिल हो जाता है कि सच और झूठ की रेखा मिट जाती है। लंदन की सर्द रात थी, हवा में धुंध थी और सड़कें उस खास किस्म की खामोशी में डूबी थीं जो सिर्फ उन रातों में होती है जब शहर सोता नहीं, बस ठहर जाता है। बेकर स्ट्रीट के कमरे में आग जल रही थी, पर आज उस आग की गर्मी भी ठंडी लग रही थी। शर्लॉक होम्स अपने पाइप के साथ खिड़की के पास खड़ा था। उसका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। मैं, डॉक्टर वॉटसन, टेबल पर बैठा था और केस नोट्स के पन्ने पलट रहा था। हर बार जब मैं एबी ग्रेंज के केस को पढ़ता तो मेरे भीतर कुछ हिल जाता, जैसे कोई अधूरी बात अब भी मेरे दिल में फंसी हो। मैंने कहा, होम्स, क्या तुम कभी सोचते हो कि शायद हमें कैप्टन क्रोकर को सचमुच पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था? होम्स ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, वॉटसन, तुम फिर वही बात क्यों उठा रहे हो जो खत्म हो चुकी है? मैंने कहा, क्योंकि शायद वो खत्म नहीं हुई। तुमने इंसाफ किया या किसी को सजा से बचाया, मुझे अब तक समझ नहीं आया। होम्स ने धीरे से पाइप रखा और कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में वो थकान थी जो सिर्फ किसी नैतिक सवाल से आती है। वॉटसन, तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से यकीन रहा कि दुनिया दो चीजों पर चलती है, सत्य और बुद्धि। लेकिन एबी ग्रेंज के बाद मुझे लगा कि शायद दुनिया तीसरी चीज पर भी चलती है, दया। मैंने कहा, दया और इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते होम्स। कानून का मकसद है सजा देना। वो मुस्कुराया, और अगर सजा देने से किसी निर्दोष का जीवन बिखर जाए तो क्या वो इंसाफ कहलाएगा? मैं चुप हो गया। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी और आग की लकड़ियों की जलने की आवाज। होम्स उठा और धीरे धीरे टहलने लगा। वॉटसन, उस रात क्रोकर ने जो किया वो हत्या नहीं थी, वो आत्मरक्षा थी, एक ऐसी औरत की जो कई सालों से दर्द झेल रही थी। अगर वो कुछ नहीं करता तो आज लेडी मेरी की लाश एबी ग्रेंज में पड़ी होती। लेकिन होम्स, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सच छिपाना खुद एक अपराध है? वो ठहर गया। हाँ है, लेकिन कभी कभी अपराध से भी ज्यादा बड़ा गुनाह होता है, एक निर्दोष को दुनिया की नजरों में अपराधी बना देना। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। वॉटसन, मैंने सैकड़ों केस सुलझाए हैं। हर बार मुझे अपराधी में चालाकी दिखी, लेकिन इस बार मुझे अपराधी में इंसानियत दिखी। और शायद पहली बार मैंने देखा कि कानून और इंसाफ हमेशा एक नहीं होते। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें कानून की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो बोला, मर्यादा अगर इंसानियत को कुचल दे तो वो मर्यादा नहीं, पाप है। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। वो वही शर्लॉक होम्स था, पर आज उसमें कुछ बदल गया था। वो अब तर्क का जासूस नहीं, एक इंसान लग रहा था जो सही और गलत की पतली रेखा पर चल रहा हो। थोड़ी देर बाद वह चुपचाप बोला, वॉटसन, क्या तुम्हें याद है लेडी मेरी की आंखें? मैंने सिर हिलाया। वो आंखें किसी अपराधी की नहीं थीं, उसने कहा। वो आंखें उस इंसान की थीं जिसने पहली बार आजादी देखी थी। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। मैंने पूछा, तो अब तुम क्या सोचते हो? वो बोला, मैं सोचता हूं कि शायद हमने सही किया, पर मैं ये भी मानता हूं कि सही काम करने का मतलब ये नहीं कि वो आसान था। उसने टेबल से अपनी डायरी उठाई और उसमें कुछ लिखा। मैंने झांका। उसने सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जस्टिस बिगिन्स वेयर लॉ एंड्स। इंसाफ वहीं से शुरू होता है जहां कानून खत्म होता है। कुछ दिन बाद एक और खबर आई। कैप्टन क्रोकर ने इंग्लैंड छोड़ दिया था। उसने अपना जहाज बेच दिया और किसी अनजान जगह के लिए रवाना हो गया। होम्स ने वो खबर पढ़ी, मुस्कुराया और धीरे से कहा, अब वो आजाद है।
और लेडी मेरी? मैंने पूछा। वो बोला, वो अब अपने बगीचे में शांति से बैठती है। वो अब किसी डर में नहीं जी रही। शायद यही उसकी सजा और मुक्ति दोनों है। फिर कुछ देर की खामोशी रही। मैंने कहा, होम्स, क्या तुम्हें पता है कि तुम आज पहली बार किसी केस के बारे में भावुक हो गए हो? वो हल्का सा हंसा। वॉटसन, अगर कभी मैं ऐसा केस सुलझाऊं जिसमें इंसानियत ना हो तो शायद मुझे खुद को जासूस कहना छोड़ देना चाहिए। रात और गहरी हो चुकी थी। मैंने घर लौटने के लिए कोट पहना। जाते जाते मैंने देखा होम्स फायरप्लेस के सामने बैठा था। उसकी आंखें धुएं के बीच किसी दूर अतीत को देख रही थीं। मुझे लगा शर्लॉक होम्स आज पहली बार किसी केस को सुलझाकर नहीं बल्कि उसे जी कर बदल गया था। उसका चेहरा शांत था पर भीतर एक हलचल थी। वो अब ठंडा दिमाग वाला जासूस नहीं था। वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो समझ गया था कि सच और सजा के बीच में हमेशा इंसाफ नहीं होता। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां कानून और अंतरात्मा आमने सामने खड़े हैं। शर्लॉक होम्स ने एक निर्दोष को बचाया था, लेकिन अब इंस्पेक्टर हॉपकिंस लौट आया है और इस बार वो सिर्फ सवाल लेकर नहीं बल्कि चुनौती लेकर आया है। अब आप सुनने जा रहे हैं चैप्टर 7, कानून का चेहरा। कहते हैं सच्चाई चाहे जितनी भी देर से आए वो दस्तक जरूर देती है। एबी ग्रेंज के मामले को बीते कई हफ्ते हो चुके थे। होम्स अब फिर अपने पुराने केसों में व्यस्त था, पर मैं देख सकता था उसके भीतर अब भी एक अधूरी गूंज थी। बेकर स्ट्रीट के कमरे में वो अपनी वायलिन बजा रहा था। धुन शांत थी, लेकिन उसमें एक छिपा हुआ दर्द था। वो वही धुन थी जो वो तब बजाता था जब कोई केस उसे सिर्फ दिमाग नहीं दिल से छू जाता था। तभी नीचे से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला और कुछ देर बाद कमरों में आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था इंस्पेक्टर स्टैनली हॉपकिंस, वही पुलिस अधिकारी जो एबी ग्रेंज के केस में हमारे साथ था। उसके चेहरे पे तनाव था और आवाज में औपचारिकता। होम्स, उसने कहा, मुझे तुमसे एबी ग्रेंज के बारे में बात करनी है। होम्स ने बिना वायलिन रोके कहा, मामला तो बंद हो चुका है हॉपकिंस। हॉपकिंस ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन अब कुछ नया सामने आया है। होम्स ने वायलिन नीचे रखी। कहो। हॉपकिंस ने जेब से एक कागज निकाला। यह पत्र मुझे ऑस्ट्रेलिया से आया है। किसी व्यक्ति ने लिखा है कि कैप्टन जैक क्रोकर अब वहां नहीं है, वो भाग गया है, और उसने ये भी कहा है कि वो एबी ग्रेंज की हत्या का दोषी है। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। वॉटसन ने हॉपकिंस की ओर देखा। तुम्हें लगता है कि वो सच बोल रहा है? हॉपकिंस बोला, मेरे पास वजह हैं यकीन करने की। होम्स, तुमने जानबूझकर इस केस को बंद करवाया था। तुमने उस आदमी को जाने दिया जो अपराधी था। होम्स ने शांति से कहा, हॉपकिंस, अगर तुम इंसाफ को सिर्फ गिरफ्तारी और अदालत से जोड़ते हो तो तुम कानून को बहुत छोटा समझते हो। हॉपकिंस ने गुस्से में कहा, और अगर मैं अपराध को अनदेखा कर दूं तो समाज को कौन बचाएगा? होम्स ने धीरे धीरे उठकर उसकी तरफ देखा। समाज या तुम्हारा अहंकार? हॉपकिंस ठिठक गया। होम्स आगे बढ़ा। हॉपकिंस, तुमने एबी ग्रेंज देखा था। तुमने लेडी मेरी का चेहरा देखा था। क्या वो औरत झूठ बोल सकती थी? क्या वो इंसान जिसे उसने खोया उसका दुश्मन था? शायद नहीं, पर अगर हर कोई अपने हिसाब से इंसाफ करने लगे तो कानून का क्या मतलब रह जाएगा? होम्स ने शांति से कहा, कानून वही करता है जो उसे सिखाया गया है, लेकिन इंसान वही करता है जो उसे सही लगता है, और मैं इंसान हूं, कानून नहीं। वॉटसन ने देखा, होम्स की आवाज में अब वो दृढ़ता थी जो किसी धार्मिक विश्वास की तरह अटल थी। हॉपकिंस ने सिर हिलाया। तो तुम मानते हो कि तुमने कानून तोड़ा? होम्स ने कहा, हां, अगर किसी की जान बचाना कानून तोड़ना है तो हां। हॉपकिंस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, होम्स, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन तुम खुद अपनी अंतरात्मा के न्यायालय में कटघरे में खड़े हो गए। वो चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। होम्स ने वायलिन उठाई, पर इस बार वो उसे नहीं बजा पाया। वो बस उसे हाथ में पकड़े खिड़की के पास चला गया। बाहर बर्फ गिर रही थी। लंदन की सड़कें सफेद चादर में ढकी थीं, ठंडी पर खूबसूरत। मैंने धीरे से कहा, होम्स, हॉपकिंस गलत नहीं था। कानून कभी कभी कठोर होता है, पर व्यवस्था उसी से चलती है। होम्स ने जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद वो बोला,
वॉटसन, अगर कानून इंसाफ नहीं कर सकता तो उसका क्या मूल्य रह जाता है? मैंने कहा, लेकिन अगर हर कोई अपनी अंतरात्मा के हिसाब से चले तो समाज अराजकता में डूब जाएगा। वो मुस्कुराया, एक फीकी मुस्कान के साथ। वॉटसन, समाज पहले से ही अराजक है, हम बस उसकी दीवारों पे पर्दा डाल देते हैं। मैं चुप हो गया। होम्स ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, हॉपकिंस सही कहता है। मैं अपनी अंतरात्मा के न्यायालय में खड़ा हूं और हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे सर यूस्टस की मौत नहीं, लेडी मेरी की आंसू भरी मुस्कान दिखती है। और मुझे लगता है कि अगर उस मुस्कान को वापस लाने के लिए मैंने पाप किया तो शायद वो पाप भी पवित्र है। उसकी आंखें धुंधली थीं, जैसे वो खुद अपने भीतर के संघर्ष में डूबा हो। मैंने धीरे से कहा, होम्स, शायद यही जिंदगी की सच्चाई है कि हर इंसाफ की कीमत सजा होती है और हर सजा में कहीं ना कहीं इंसाफ छिपा होता है। वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, वॉटसन, तुम हमेशा मेरे सबसे सच्चे गवाह रहे हो। अगर कभी मेरी कहानी लिखो तो ये मत लिखना कि मैंने अपराध सुलझाए, लिखना कि मैंने इंसान को समझने की कोशिश की। बाहर की बर्फ अब तेज गिरने लगी थी, लंदन सफेद हो चुका था और मैं जानता था, होम्स ने भले किसी अदालत में अपराधी को नहीं लाया, लेकिन उसने इंसानियत को एक बार फिर जिंदा कर दिया था। एबी ग्रेंज अब इतिहास बन चुका था, पर उसकी गूंज अब भी उस कमरे में थी। होम्स की वायलिन की धुन अब धीरे धीरे लौट आई थी, एक धीमी, उदास लेकिन सच्ची धुन। और मैं सोचता रहा कि शायद कानून का चेहरा ठंडा होता है, लेकिन इंसाफ का दिल हमेशा गर्म। अब कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर आ गई है। शर्लॉक होम्स का वो पल जहां वो अपने ही अंतरात्मा के खिलाफ खड़ा होता है, जहां सवाल ये नहीं कि किसने अपराध किया, बल्कि ये कि कौन सही था, कानून या आत्मा। अब आप सुन रहे हैं चैप्टर 8, आत्मा का मुकद्दमा। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था। लंदन सो रहा था, या शायद सोचने से थककर चुप था। बेकर स्ट्रीट के कमरे में मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। शर्लॉक होम्स अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद पर नींद से बहुत दूर। मैं, डॉक्टर वॉटसन, उसके सामने बैठा था। हम दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जिसमें शब्द नहीं, सवाल गूंजते हैं। एबी ग्रेंज का मामला बीते कई हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन होम्स अब भी उस केस के पन्नों में खोया हुआ था। वो अपनी डायरी के पन्ने पलटता, फिर रुक जाता, फिर किसी विचार में खो जाता। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि कुछ और था, जैसे कोई भीतर ही भीतर खुद से जिरह कर रहा हो। आखिर मैंने कहा, होम्स, तुम पिछले कई दिनों से बेचैन हो। क्या अब भी वो केस तुम्हें परेशान कर रहा है? उसने आंखें खोलीं। वॉटसन, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुमने सही काम किया, लेकिन फिर भी तुम्हें भीतर से संतोष नहीं मिला? मैंने कहा, हाँ, शायद कई बार। बस वही हाल मेरा है, होम्स बोला। एबी ग्रेंज का मामला मैंने बंद कर दिया, लेकिन लगता है कि मैंने अपने भीतर एक दरवाज़ा खोल दिया है, जिससे अब सवाल बाहर निकलने लगे हैं। वो उठा और धीरे धीरे टहलने लगा। वॉटसन, मैं हमेशा मानता था कि इंसाफ का मतलब है अपराध को उजागर करना, लेकिन अब लगता है कभी कभी सच्चाई को छिपाना भी इंसाफ हो सकता है। मैंने कहा, तुमने लेडी मैरी और कैप्टन क्रोकर को बचाया क्योंकि तुमने उनके दर्द को समझा। वो बोला, हाँ, लेकिन अब सोचता हूं, क्या मेरा समझना ही पर्याप्त था? क्या मैंने खुद को ईश्वर समझ लिया कि किसे सजा मिलनी चाहिए और किसे नहीं? उसकी आवाज में एक बोझ था, जैसे वो खुद पर मुकदमा चला रहा हो। वॉटसन, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं खुद अपराधी हूं, क्योंकि मैंने कानून को अपनी इच्छा से मोड़ा। मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुमने ऐसा किसी के भले के लिए किया। वो बोला, मकसद भला था, पर तरीका गलत। कानून और आत्मा दोनों का अपना धर्म होता है, और जब इंसान दोनों के बीच फंस जाता है तो वो न अपराधी रहता है न निर्दोष। वो बस एक गवाह बन जाता है अपने ही फैसले का। फायरप्लेस में लकड़ी की चटकने की आवाज आई। उसने अपने हाथों को गर्म किया और कहा, वॉटसन, आज रात मैं फैसला चाहता हूं, एक ऐसा फैसला जो मुझे खुद को माफ करने में मदद करे। मैंने कहा, किस तरह का फैसला?
वो बोला, आत्मा का मुकदमा, जज मेरा ज़मीर, गवाह मेरा विवेक और अभियुक्त मैं खुद। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो सचमुच गंभीर था। होम्स, वो आदमी जो कभी किसी अदालत के फैसले की परवाह नहीं करता था, आज अपनी आत्मा के सामने खड़ा था। वो कुर्सी पर बैठा, हाथों को आपस में जोड़ा और बोलना शुरू किया। मिस्टर होम्स, आप पर आरोप है कि आपने कानून की अवहेलना की, एक अपराधी को बचाया और न्याय को अपनी इच्छा से मोड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं अपने बचाव में? मैं चुप था, बस देख रहा था। वो खुद ही खुद से सवाल पूछ रहा था, खुद ही जवाब दे रहा था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कानून में वो करुणा नहीं थी जो इंसाफ को पूरा करती है। मैंने एक आदमी की जान इसलिए नहीं बचाई कि वो निर्दोष था, बल्कि इसलिए कि वो अपराधी नहीं था, वो सिर्फ इंसान था। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। पर अगर मैं कानून से ऊपर खड़ा हो गया तो मैं भी उसी गलती का दोषी हूं जिसका मैं दूसरों को आरोपी बनाता हूं। क्योंकि इंसाफ अगर निजी भावना बन जाए तो समाज का संतुलन टूट जाता है। उसने गहरी सांस ली। इसलिए मैं खुद को निर्दोष नहीं कहूंगा वॉटसन, क्योंकि मैंने किसी को बचाने के लिए किसी नियम को तोड़ा। फिर वो मुस्कुराया। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं वो नियम नहीं तोड़ता तो मेरी इंसानियत मर जाती। कमरे में सन्नाटा था। फायर की लौ अब आधी रह गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वॉटसन, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं। मैं बस एक आदमी हूं जो सही करने की कोशिश करता है, और शायद यही कोशिश ही मेरी सजा भी है। मैंने उसकी तरफ बढ़कर कहा, होम्स, अगर यही तुम्हारी सजा है तो शायद यही तुम्हारा मोक्ष भी है, क्योंकि जिसने अपने अपराध को पहचान लिया वो पहले ही आधा निर्दोष हो चुका है। उसकी आंखों में पहली बार सुकून दिखा। उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही हो वॉटसन। कभी कभी आत्मा का मुकदमा अदालत से ज्यादा निष्पक्ष होता है। वो उठा, खिड़की खोली। बाहर बर्फ गिर रही थी। वो बोला, देखो वॉटसन, ये बर्फ हर चीज को ढक देती है। जैसे सच्चाई को ढक देता है झूठ, जैसे अपराध को ढक देती है करुणा। लेकिन सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये बर्फ पिघल जाएगी और सब कुछ फिर साफ नजर आएगा। मैंने कहा, और तब क्या होगा होम्स? वो बोला, तब शायद मैं खुद को माफ कर दूंगा। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने शर्लॉक होम्स को एक जासूस से ज्यादा कुछ बनते देखा। वो एक इंसान बन गया जिसने अपने दिल और दिमाग के बीच न्याय किया। बाहर बर्फ अब थम चुकी थी। होम्स ने अपनी वायलिन उठाई और एक नई धुन बजानी शुरू की, धीमी पर उम्मीद भरी। ऐसी धुन जो शायद आत्मा के उस मुकदमे का फैसला थी, जहां दोषी भी खुद था और मुक्त भी खुद ही था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के बीच सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सफर का अंत होता है। अब आप सुनने जा रहे हैं चैप्टर 9, शांत अंत। लंदन की सुबह हल्की धुंध में डूबी थी। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंची थीं। बेकर स्ट्रीट के कमरे में आग अब बुझ चुकी थी। टेबल पर कुछ पुराने केसों की फाइलें बिखरी थीं, पर होम्स आज किसी केस में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वो खिड़की के पास खड़ा था, जहां बाहर सड़क पर दूध वाला जा रहा था और बच्चे स्कूल की ओर दौड़ रहे थे। लेकिन होम्स की नजरें कहीं दूर थीं, बहुत दूर। मैंने धीरे से कहा, होम्स, तुम पिछले कई दिनों से कुछ नहीं बोले। एबी ग्रेंज का मामला अब अतीत बन चुका है, फिर भी लगता है तुम वहीं अटके हो। वो मुस्कुराया, बहुत हल्के से। वॉटसन, कुछ मामले सुलझते नहीं, बस जिए जाते हैं। एबी ग्रेंज भी वैसा ही था। उसने गहरी सांस ली और बोला, क्या तुम्हें याद है लेडी मैरी की वो आखिरी बात? मैंने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा था, अब मैं डर में नहीं जी रही। होम्स बोला। वो वाक्य मेरे कानों में अब भी गूंजता है। वॉटसन, में अपराधियों को पकड़ते पकड़ते ये भूल गया था कि कभी कभी इंसान अपराध नहीं करता, हालात करते हैं। और जब हालात इतने भारी हों कि सच बोलना भी पाप लगने लगे, तो शायद झूठ भी इंसाफ बन जाता है। मैंने कहा, और क्या तुम सोचते हो कि तुमने सही किया? वो बोला, सही और गलत हमेशा अदालत में नहीं तय होते वॉटसन।
कभी कभी वो इंसान की आत्मा में तय होते हैं, और मुझे लगता है कि एबे ग्रेंज में मैंने पहली बार अपनी आत्मा से बात की थी। उसकी आवाज शांत थी, जैसे किसी ने भीतर के तूफान को स्वीकार कर लिया हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद मैंने कहा, होम्स, क्या तुमने क्रोकर या लेडी मारी से कोई खबर ली? वो बोला, हाँ, 2 हफ्ते पहले एक चिट्ठी आई थी, किसी छोटे से गांव से। लेडी मैरी ने लिखा था कि वो अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। वो खुश हैं। और क्रोकर, वो अब समुद्र के उस पार किसी जहाज में काम करता है। वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने मुस्कुरा कर कहा, शायद यही उनका इंसाफ था वॉटसन, दूरी, शांति और भूल जाना। मैंने महसूस किया कि होम्स आज किसी और मूड में था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हर रहस्य सुलझाने के बाद होती थी, पर आज उसमें तसल्ली थी, जीत नहीं। वो बोला, वॉटसन, तुमने हमेशा मेरी कहानियां लिखी, लेकिन एबे ग्रेंज को कभी मत लिखना। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि ये कहानी अपराध की नहीं थी, ये कहानी इंसानियत की थी, और इंसानियत को किताबों में नहीं, दिलों में लिखा जाता है। मैंने कहा, फिर भी लोग जानना चाहेंगे कि तुमने किसे बख्श दिया। वो बोला, लोगों को सजा चाहिए वॉटसन, पर मुझे सुकून चाहिए। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। वायलिन उठाई पर आज कोई धुन नहीं बजाई, बस तारों को छुआ, जैसे किसी पुराने दोस्त से विदा ले रहा हो। फिर बोला, वॉटसन, तुम जानते हो मैं जिंदगी को हमेशा एक पहेली की तरह देखता था। हर सवाल का एक जवाब, हर अपराध का एक सूत्र। पर एबे ग्रेंज ने मुझे सिखाया कि कुछ सवालों का जवाब नहीं होता, कुछ दर्द बस महसूस किए जाते हैं, सुलझाए नहीं। मैंने कहा, और तुम्हारा क्या? क्या तुम अब भी उस फैसले पर कायम हो? वो बोला, हाँ, और हमेशा रहूंगा, क्योंकि मैंने उस दिन किसी अपराधी को नहीं, किसी इंसान को बचाया था। और शायद यही मेरा सबसे बड़ा केस था, जहां मैंने दुनिया को नहीं, खुद को सुलझाया। बाहर सड़क पर सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। होम्स ने धीरे से खिड़की खोली। हवा में हल्की गर्माहट थी। वो बोला, देखो वॉटसन, हर सर्द सुबह के बाद सूरज जरूर निकलता है। कितनी भी ठंडी रात क्यों ना हो, कभी ना कभी रोशनी लौट ही आती है। मैंने कहा, और अगर वो रोशनी देर से आए? वो मुस्कुराया, तो उसे इंतजार कहा जाता है। और एबे ग्रेंज उस इंतजार की कहानी थी। उसने अपनी पाइप जलाई। धीरे धीरे धुआं हवा में घुल गया। वॉटसन, वो बोला, जब मैं चला जाऊं तो ये कहानी तुम किसी को मत सुनाना, क्योंकि कुछ किस्से अदालत के लिए नहीं, आत्मा के लिए होते हैं। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। कई साल बाद भी जब मैंने अपने नोट्स खोले तो एबे ग्रेंज का नाम लिखा देखा, पर उसके नीचे सिर्फ एक पंक्ति थी। ये वो केस था जहां इंसाफ ने कानून को माफ कर दिया। होम्स ने उस दिन वायलिन पर एक आखिरी धुन बजाई, धीमी, लंबी और सुकून भरी। मैंने समझ लिया, वो केस खत्म नहीं हुआ था, वो बस शांति में बदल गया था। अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के अंतिम अध्याय पर, जहां शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के इस भावनात्मक सफर का पूर्ण विराम रखा जाएगा। ये वो पल है जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक सीख छोड़ जाती है कि इंसाफ हमेशा अदालतों में नहीं, दिलों में होता है। अब आप सुनने जा रहे हैं चैप्टर 10, विराम। समय बीत चुका था। लंदन की सर्दियां अब बीत रही थीं। सड़कें अब धुंध से नहीं, हल्की धूप से भरने लगी थीं। लोग अपने कामों में लौट आए थे और दुनिया फिर से सामान्य लगने लगी थी। पर बेकर स्ट्रीट के एक छोटे से कमरे में अब भी एक कहानी अधूरी थी। शर्लॉक होम्स अपनी मेज पर बैठा था, वो पुरानी केस डायरी खोले हुए, और उसके सामने हमेशा की तरह मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन। हमारे बीच कुछ नहीं कहा गया था, पर बहुत कुछ महसूस किया जा रहा था। मैंने पूछा, होम्स, तुमने इतने केस सुलझाए, लेकिन एबी ग्रेंज, उसका असर तुम पर बाकी सबसे अलग पड़ा, क्यों? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वॉटसन, क्योंकि वो मामला अपराध से ज्यादा इंसानियत का था। वो पहली बार था जब मैंने दिमाग नहीं, दिल से फैसला लिया, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत और हार दोनों थी। उसने डायरी बंद की। जानते हो, उसने कहा, जब लोग मेरे बारे में सोचते हैं तो कहते हैं कि मैं भावनाओं से रहित हूं, कि मैं सिर्फ तर्क से चलता हूं। लेकिन एबी ग्रेंज ने साबित किया कि कभी-कभी तर्क से ज्यादा ताकत भावना में होती है। और अगर किसी दिन तर्क और दया में से एक को चुनना पड़े, तो मैं अब हमेशा दया को चुनूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो किसी किताब में नहीं, बस अनुभव में मिलती है। मैंने कहा, और क्या तुम अब भी मानते हो कि क्रोकर और लेडी मैरी निर्दोष थे? वो मुस्कुराया।
निर्दोष शायद नहीं, लेकिन अपराधी भी नहीं, क्योंकि इंसान अक्सर गुनाह नहीं करता बल्कि हालात करवा देते हैं। और मुझे लगता है उनके गुनाह की जड़ में सिर्फ डर था, और डर में किया गया हर काम पाप नहीं होता। मैंने देखा होम्स की आंखों में आज ना वो चमक थी ना अहंकार, बस शांति थी। वो शांति जो किसी सच्चाई को स्वीकार करने से आती है। उसने धीरे से वायलिन उठाई, पर इस बार उसने कोई धुन नहीं बजाई। वो बोला, वॉटसन, जानते हो विराम का मतलब क्या होता है? मैंने कहा, आराम, ठहराव। वो मुस्कुराया, नहीं, विराम का मतलब होता है एक ऐसी चुप्पी जो कहानी के खत्म होने के बाद भी कुछ कह जाती है। उसने आगे कहा, एबी ग्रैंज मेरे लिए वही विराम था, वो कहानी जहां मैंने खुद को रोकना सीखा। कभी कभी हमें सच बोलने से ज्यादा ताकत सच को ना कहने में लगती है, और मैंने वही किया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम्हारे उस फैसले से गलती हो सकती थी? वो बोला, डर तो लगा था वॉटसन, लेकिन इंसाफ कभी आसान नहीं होता। अगर हर सच्चाई सही साबित करनी पड़े तो फिर इंसानियत कहां बचेगी? वो थोड़ा रुका, फिर खिड़की के बाहर देखा, जहां सूरज की रोशनी धीरे धीरे शहर की दीवारों पर फैल रही थी। देखो, उसने कहा, एबी ग्रैंज में मैंने एक बात सीखी कि कानून किताबों में लिखा होता है, पर इंसाफ हमेशा आत्मा में, और अगर कभी दोनों में टकराव हो तो मैं आत्मा की सुनूंगा। मैं चुप था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि होम्स अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो तर्क और गणित से दुनिया देखता था। वो अब इंसानियत के करीब आ चुका था। वो बोला, वॉटसन, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी डायरी में एबी ग्रैंज की कहानी को मत जोड़ना, क्योंकि वो केस मैंने नहीं सुलझाया, उसने मुझे सुलझाया। मैंने सर हिलाया, और फिर कुछ देर हम दोनों चुप रहे। होम्स ने आखिर में कहा, वॉटसन, याद रखना, हर अपराधी को जेल में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो इंसान अपने भीतर ही झेल लेता है। उसकी आवाज धीमी होती चली गई। बाहर कब सूरज पूरी तरह निकल आया पता ही नहीं चला। मैंने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, एबी ग्रैंज वो कहानी थी जहां इंसाफ ने कानून को नहीं बल्कि इंसानियत को प्राथमिकता दी, जहां एक जासूस ने अपराध नहीं बल्कि दर्द को समझा। सालों बाद जब मैं उन नोट्स को फिर से पढ़ता हूं तो होम्स की वो मुस्कान याद आती है, थोड़ी थकी हुई लेकिन सच्ची। वो मुस्कान जो कहती थी, मैंने किसी अपराधी को नहीं, किसी आत्मा को बचाया था। और जब भी लंदन की सर्द सुबहों में वायलिन की कोई धीमी धुन सुनाई देती है, मुझे लगता है शायद होम्स अब भी वहीं हैं, अपनी खिड़की के पास, धुएं के बादलों के बीच, एबी ग्रैंज की कहानी को सोचते हुए, शांत, निर्विकार और हमेशा के लिए अमर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।